नमस्कार, ये ऑल इंडिया रेडियो ईटानगर है। आप सभी कृषि जगत सुनने वालों का बेहद स्वागत है। श्रोताओं, फसल के साथ साथ अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना बेहद ही ज़रूरी होता है। इसीलिए आज स्वास्थ्य से संबंधित हम आपके लिए विषय लेकर आए हैं, हृदय रोग से संबंधित जानकारी। और हमारे आज के मेहमान हैं डॉक्टर रिंचिन दोरजी मेगी जी, कार्डियोलॉजिस्ट, तोमो रिवा इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल साइंसेज, नाहरलगन में। चलिए उनका स्वागत करते हैं। सर, आपका बेहद स्वागत आज के इस कार्यक्रम में। नमस्कार। तो सर, हमारे श्रोताओं को पहले बताएं, ये कार्डियोवास्कुलर डिजीज यानी कि हृदय रोग किस तरह से होता है और क्यों होता है, इसके कारण बताइए जी। कार्डियोवास्कुलर डिजीज मतलब बेसिकली जो भी रोग हार्ट से रिलेटेड होता है उसको बोलते हैं। जैसे कार्डियो मीन्स हार्ट, वास्कुलर मीन्स जो पाइप्स जो हार्ट से निकलते हैं। एक्चुअली देखा जाए तो हमारा बॉडी इज़ प्योरली बेस्ड ऑन सर्कुलेटरी सिस्टम। एक बीच में एक पंपिंग सिस्टम रहता है, फिर उसमें बहुत सारे ये पाइप्स जुड़े होते हैं, एंड हार्ट इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कुलेटिंग सिस्टम। तो जो भी रोग उत्पन्न होता है हार्ट और उसके रिलेटेड जो पाइप्स निकलते हैं हार्ट से, यानी द सर्कुलेटरी सिस्टम, उसको कार्डियो एंड वास्कुलर डिजीज़ बोलते हैं। वैसे तो बहुत सारे डिजीज़ हैं इसके अंदर, तो जिसके बारे में शायद हम आगे डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल श्रोताओं को ये समझना है कि कार्डियोवास्कुलर सिर्फ हार्ट रिलेटेड नहीं, हार्ट से जो पाइप्स निकलते हैं उसको वास्कुलर सिस्टम बोलते हैं, तो उसको भी कहते हैं। अच्छा, तो हृदय से संबंधित समस्याएं ना हो, इसके लिए लोग क्या करें, किस तरह की जीवन शैली अपनाएं, क्या करें, खान पान किस तरह से करें जी? ये आज के इस भागदौड़ की ज़िंदगी में लाइफस्टाइल मैनेजमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और लाइफस्टाइल मैनेजमेंट के बारे में जानने से पहले आपको एक्चुअली बीमार लोग होते क्यों हैं वो बहुत इम्पोर्टेंटली जानना ज़रूरी है जी। बिल्कुल। तो जैसे कि बीमारियों को अगर आप ब्रॉडली डिवाइड करें तो एक होता है कम्युनिकेबल डिजीज़, एक होता है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। कम्युनिकेबल यानी जो एक दूसरे से फैल सकता है, तो ओवरऑल उसमें इन्फेक्शियस डिजीज़ आता है। जैसे कि लोग आपको ये अभी फ़िलहाल में जो कोरोना वायरस का है उस प्रकार एनी वायरल डिजीज़, आपके बैक्टीरियाज में बहुत सारा, अभी मलेरिया जो था उस प्रकार के, फिर अभी लूज मोशंस, डायरिया वगैरह, तो वो सब इन्फेक्टिव डिजीज़ मोर और लेस ये कम्युनिकेबल में। अभी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ उनको बोलते हैं जो एक इंसान से दूसरे इंसान को डायरेक्टली स्प्रेड नहीं होता है, इट्स नॉन कंटेजियस भी बोलते हैं। उनमें जैसे कि वेरी फेमस डायबिटीज़, आपका हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल हाई होना जिसको हम डिस्लिपिडीमिया बोलते हैं, मोटापा, तो ये सब है जो बेसिकली नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है। ये होने से क्या होता है, अगर आप ये सब डेवलप कर जाते हैं तो प्रॉब्लम ये है कि फ्यूचर में आपको कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ हो सकता है। मतलब ये एक रिस्क फैक्टर है, जैसे कि डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर हो गया, आपका ये कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम हो गया, मोटापा हो गया, एंड इवन स्मोकिंग और दारू भी आप लोग जानते ही हैं। तो ये सब को रिस्क फैक्टर होता है। अब रिस्क फैक्टर है क्या? रिस्क फैक्टर वो चीज़ है जो फ्यूचर में आपको बीमारी करा सकता है। आपको डायबिटीज़ है, एक्चुअली देखा जाए तो जब तक वो हार्ट, किडनी या ब्रेन को ना छुए तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ठीक ठाक रह सकते हैं। वैसे ही ब्लड प्रेशर है, वैसे ही मोटापा है। बट ये देखा गया है कि समय के साथ अगर आप इनको प्रॉपरली टैकल नहीं करेंगे तो आपके जो ऑर्गन सिस्टम्स हैं, जैसे आपका ब्रेन हो गया, हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, किडनी हो गया, वैसे बहुत इंटेस्टाइन्स हो गया, तो लिवर हो गया, तो कहीं ना कहीं वो छूने लगता है। कार्डियोवास्कुलर में आप देखें हैं तो बेसिकली मेन 3 ऑर्गन को ज़्यादातर छूता है, वो ब्रेन, हार्ट एंड किडनी। तो हमारा एम ये रहेगा कि आपको इस पे प्रॉब्लम ना आए, तो इसलिए हम लोग देयर इज़ समथिंग कॉल्ड प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी या प्रिवेंटिव मेडिसिन, जिस पे हम जोर करते हैं कि आपको रिस्क फैक्टर ही डेवलप ना हो, है ना। क्योंकि अगर आपको रिस्क फैक्टर डेवलप ना हो, जिसके बारे में हमने अभी मेंशन किया, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी यानी मोटापा, तो क्या होता है, आपको बीमारी होने का रिस्क बिल्कुल नहीं रहेगा। क्योंकि ये देखा गया है कि आपको अगर डायबिटीज़ है, बाकी पॉपुलेशन जिसको डायबिटीज़ ने, आपको ऑलमोस्ट 4 टाइम्स रिस्क हायर है कि आपको हार्ट अटैक हो या हार्ट फेलियर हो या किडनी फेलियर हो।
तो हम नहीं चाहते हैं कि आपको इवन रिस्क फैक्टर डेवलप हो। इसलिए सबसे पहले ये नॉलेज होना ज़रूरी है कि हाँ ये दिक्कतें आ सकती है हमको फ्यूचर में ना। अभी हम लोग का एम ये रहता है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जी। तो मेरा इसमें एक ही चीज़ है, देयर इज समथिंग कॉल्ड चेक एंड बैलेंस। और अब मैं कहूँगा कोई परफेक्ट स्ट्रेटेजी नहीं है, इट्स ऑल अबाउट बैलेंस। अभी हमारे ट्राइबल सोसाइटी में आप देखिए हम लोग मीट का सेवन और अल्कोहल बहुत ज़्यादा लेते हैं और चावल, ये तीन चीज़। और इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि आप किसी को बोलें कि बिल्कुल ना पियो, तो हो नहीं पाता है जी जी। हम लोग जिस प्रकार की जीवन शैली फॉलो करते हैं जी। तो इसमें बेस्ट ये रहता है, मैं ये कहता हूँ कि आप बैलेंस कीजिए। सपोज़ आपने 1-2 दिन ज़्यादा पी ली तो और 1 महीना आप बिल्कुल मत पीजिए, और जब भी पिएंगे उसकी मात्रा को थोड़ा सा मॉडरेशन कीजिए, यानी कंट्रोल में रखिए। मीट का भी वैसा ही है, बिकॉज साइंटिफिकली आप लोग को ये बात पता है कि नहीं, हम लोग का ह्यूमन बॉडी मीट खाने के लिए एक्चुअली बना ही नहीं। बट हम लोग क्योंकि खुद इच्छा अनुसार और कम्युनिटी है, ब्रेन डेवलप्ड होने के कारण हम लोग खाते हैं। अच्छा। तो इसलिए क्या करना है कि आपने खा ली, चलो कोई बात नहीं, तो एटलीस्ट फिर 1-2 महीना 1-2 हफ्ता रेस्ट करो या खाने से भी कम खाइए। और आपको पता है मीट बेसिकली रेड मीट एंड नॉन रेड मीट में क्लासिफाइड है। तो रेड मीट बेसिकली जो 4 लेगेड 4 पाँव वाले जो हैं एनिमल्स उनको बोलते हैं। अच्छा। जैसे चिकन यूजुअली रेड मीट पे नहीं आता है एंड ये फिश नहीं आता है। तो रेड मीट डेली मत खाइए, खाने से भी कंट्रोल खाइए, ठीक है। उसके नेक्स्ट आता है आपका चावल। अब देखिए आपने ड्रग एडिक्शन सुना होगा, अल्कोहल एडिक्शन सुना होगा, ड्रग इंटॉक्सिकेशन, लेकिन देयर इज समथिंग कॉल्ड शुगर एडिक्शन, एंड ये है हम लोग का चावल, रोटी, आलू, चीनी। क्या होता है हम लोग बचपन से जैसे कि चावल खाने का आदत है, बहुत सारे लोग रोटी खाते हैं, चीनी, आलू, तो हम लोग को चावल देखने से तुरंत एक मन में जिज्ञासा जागता है कि हमको खाना है, भूख लग गया। तो प्रॉब्लम एक्चुअली वहीं से शुरू होता है। तो मैं ये नहीं कहता कि आप मत खाइए, ज़रूर खाइए, लेकिन मात्रा पे नियंत्रण होना है। साथ ही साथ में फ्रीक्वेंसी, यानी जैसे कि आपने अगर सुबह खा लिया तो हो सकने से दिन को नहीं खाना है। अच्छा। या फिर आप रात को ही थोड़ा खाइए। तो बेसिकली इसमें खान पान में 3 चीज़ पे आप हो सके तो ध्यान दीजिए। नंबर 1 है आपका चॉइस ऑफ फूड, मतलब क्या खाते हैं। सेकेंड आता है आपका अमाउंट। थर्ड आता है फ्रीक्वेंसी, ये माने आप दिन में कितने बार खा रहे हैं। और इन सबसे पहले मैं ये बता देना चाहूँ कि हमको 3 दिन में 3 बार कस के दबाने का कोई ज़रूरत ही नहीं। अभी डाटा ये बोलता है कि एवरेज ह्यूमन बीइंग आज के दिन में 8 to 10 टाइम्स रिक्वायरमेंट से ज़्यादा खाता है। अच्छा। इसलिए सब ओबेसिटी, हाई कोलेस्ट्रॉल, बीपी, शुगर ये सब आने लग गया है। एंड ये बहुत सही है, ये कहते हैं यू आर व्हाट यू ईट। तो इवन आपके फ्रेंड्स वगैरह को देखिए जो बहुत फिट फाट है, आप देखिए उनके डाइट को गौर से। सम आर नेचुरली लकी, वो लोग फास्ट मेटाबोलाइजर्स होते हैं, ज़्यादा खाने से भी बदन पे नहीं आता है। लेकिन ज़्यादातर लोग जो स्लो और मीडियम मेटाबोलाइज, आप थोड़ा अपना ज़रूरत से ज़्यादा खाएंगे तो बदन पे आ जाता है मोटापे में। नाउ नंबर 1 चॉइस ऑफ फूड। देखिए हाई कैलोरी फूड आपको अवॉइड करना ही चाहिए। देखिए नंबर 1 उसमें जैसे मैंने बताया चावल जी और रोटी, वो एक ग्रुप कर दिए। सेकेंड आता है आपका आलू, चीनी, एंड थर्ड इज आपका नॉट मीट भी इसमें नहीं आता है। थर्ड इज आपका बेवरेजेस, यानी जूस वगैरह जो आप पीते हैं जिसमें चीनी बहुत होता है। एग्जैक्टली। तो हम लोग को जो भी वेट प्रोग्राम में आप देखिए, आप जो भी पकड़िए, मेडिटेरियन डाइट हो या कीटो डाइट, कहीं भी देखिए आप, ये सब को हटा दिया जाता है बिकॉज हम लोग को इतना कैलोरी नहीं मांगता है। अगर आप 2 पीस पूड़ी खा लेते हैं दिन में बाद का बाद और साथ में जूस पी लेते हैं, आपको विश्वास नहीं होगा उसको पचाने में आपको ऑलमोस्ट 2 हफ्ता जाता है। तो कैलोरी काउंट इज़ वेरी वेरी ट्रिकी। आपको लगेगा हमने कुछ खाया नहीं यार, एक समोसा खा लिया और आलू, उसमें तो आलू बढ़ा रहता है, तो बाद में आपको पता चलेगा कि उसको पचाने में, डाइजेस्ट करके उसके एनर्जी को बॉडी से यूज़ करके उसको यूज़ करने में आपको ऑलमोस्ट 2 वीक्स लग जाएगा। तो लेकिन आप 2 वीक्स तक तो खाली पेट रहते नहीं, जी। फिर आप खाते रहते हैं। दैट्स व्हाई यू कीप ऑन पाइलिंग अप। इसलिए ये समझदारी होना है नंबर 1 कि चावल रोटी खाना हमेशा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, ठीक है। वो बहुत ज़रूरी है, बहुत लोगों को लगता है कि हमको खाने हैं, तो ये विल पावर, ये नॉलेज डेवलप करना है, जी बहुत ज़रूरी है। सेकेंड आता है आपका अमाउंट। अमाउंट मीन्स
कम कर दीजिए। इसमें आप अगर 2-3 थाली खाते हैं तो ये पहले एक थाली में आ जाए, फिर आधा थाली खाइए। फिर बहुत लोग ये पूछते हैं तो खाएं क्या हम? चावल रोटी चीनी के अलावा खाने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। फ्रूट्स खाइए। लंच में ब्रेकफास्ट खाया है तो लंच मत खाइए, तो लंच में आप अच्छा से पानी पीजिए, साथ में फ्रूट्स या कुछ सूप वगैरह ले लीजिए हल्का। डिनर में भी आप वो कर सकते हैं। बट सपोज यू आर इन ग्रोइंग स्टेज, मे बी समवेयर 10 to 25, 21-25, तो उस पर आप खा सकते हैं, बिकॉज आपका एनर्जी कंजम्पशन भी होगा। बट एज यू एज ऑन तो आपको मेंटेन करना पड़ेगा। एंड नेक्स्ट इज, जैसे कि मैंने फ्रीक्वेंसी के बारे में, अमाउंट के बारे में बताया कम खाने के लिए, तो आप अगेन दिस इज अगेन कमिंग अन टू योर नॉलेज एंड विल पावर। ज़्यादा खाना ज़रूरी नहीं है, ये बात आपको समझना है। सबसे पहले ये समझना है कि शुगर मतलब जिसमें उसको खाना ज़रूरी नहीं है। सेकेंड ये है कि अमाउंट ज़्यादा खाना ज़रूरी नहीं है। थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें आजकल बहुत रिसर्च आ रहा है, फ्रीक्वेंसी मतलब दिन में कितना बार खाएं तो खाएं। आज के टाइम में कहा जाता है कि 6 to 8 आवर्स में एक बार खाना चाहिए। अच्छा, 3 टाइम की जगह आप एक बार खा सकते हैं दिन में चावल वगैरह। हाँ, 6 to 8 आवर्स आपको बेसिक एक टाइम फ्रीक्वेंसी में। जैसे आपने ब्रेकफास्ट 8 बजे खा लिया तो आप शाम को 2-3-4 बजे खा सकते हैं। ऐसा है। और रात को डिनर उसके अनुसार आप मिलाते रहना। और आपको ये भी बात भी आप लोगों को पता होगा कि हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम यानी स्टमक को बोलते हैं ये सेकंड ब्रेन, गट को। क्योंकि सपोज आपको अच्छा नींद चाहिए, तो अगर आप बहुत लेट नाइट खाएंगे और हैवी खाएंगे और आप तुरंत सो जाते हैं तो डाइजेस्टिव सिस्टम एक्टिव रहता है, जिसके कारण आपका बॉडी को अच्छा स्लीप नहीं मिलेगा। इसलिए अर्ली डिनर खाना चाहिए, खाने से भी एटलीस्ट 4 आवर्स बिफोर गोइंग टू बेड। तो बहुत लोग 10-11 बजे खाते हैं फिर सोते हैं, तो नहीं हो पाता है अच्छा नींद। तो इससे आपका नेक्स्ट डे का जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है उस पर असर करता है। अच्छा। और अभी बहुत आई थिंक वेरी सून ये किताबों में भी आ जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रिसर्चेस फास्टिंग पे चल रहे हैं। आप लोगों ने इंटरमिटेंट फास्टिंग सुना ही होगा। तो अभी ये देखा जा रहा है कि अगर आप 36 आवर्स फास्टिंग इन 6 मंथ्स करते हैं, 36 आवर्स मीन्स ऑलमोस्ट टू व्हाट यू कॉल 1.5 डे ना, ज़्यादा भी नहीं है। तो उसमें क्या है, ये देखा गया है कि आपका ग्रोथ हार्मोन लेवल इम्प्रूव करता है, इम्यूनिटी इम्प्रूव करता है। नंबर 3, आपका इंसुलिन रिक्वायरमेंट एकदम कम हो जाता है। नंबर 4 एंड सबसे इम्पोर्टेंट, स्टेम सेल्स होते हैं। स्टेम सेल्स मीन्स नया सेल, एकदम ब्रांड न्यू सेल्स बहुत बनने लगता है। एंड जो सबसे इंटरेस्टिंग जिसके लिए एक्चुअली काम किया जाए, आपको कैंसर होने का चांसेस ऑलमोस्ट नील हो जाता है। अच्छा। और बहुत सारे डाटा आ रहे हैं, बहुत बढ़िया से अभी ये काम चल रहा है। तो इसलिए हम लोग जिस जमाने में अभी जी रहे हैं, आप आसपास आंख खोल के देखिए, एवरीथिंग इज इन पैकेट। जूस बोलिए, ये बोलिए, कुछ भी बोलिए, बेवरेजेस कुछ भी आप बोलिए, तो आपको थोड़ा बच के रहना पड़ेगा खुद। बिकॉज यू कैनॉट ब्लेम द कंपनीज कि आप क्यों बना रहे हैं, बिकॉज बहुत सारे चीज़ हैं, एम्प्लॉयमेंट है, पैसा है, जो भी है। यू शुड नॉट कि आप ऐसा नहीं है कि रेगुलर खाते रहें। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम लोग तुरंत देखते हैं, बाहर में कुछ देख लिया पैकेट में, चॉकलेट देख लिया, तुरंत खाने मन करता है। बट द अमाउंट ऑफ कैलोरीज वो जो आपको देगा, दैट इज वेरी हार्मफुल टू योर बॉडी। होता क्या है, जैसे आप कैलोरी खाते, इंसुलिन लेवल आपका शूट करेगा। जी। एंड दैट शूटिंग अप ऑफ इंसुलिन लेवल इज नॉट एट ऑल गुड। तो इसको मॉडरेशन में लाने के लिए इसलिए ये आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ मील्स को एकदम कम करना है। अच्छा, खाने पीने का ध्यान बहुत ज़्यादा रखना पड़ेगा। और सर, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगी, जैसे हमारे किसान भाई हैं जो बहुत मेहनत भरा काम करते हैं फिजिकली, जो शरीर पे बहुत असर करता है, तो ऐसे में क्या उन लोग आपने जो बताया खाने का जो तरीका है वो अपना सकते हैं, या फिर उन्हें कुछ है कि वो दिन में 6 से 8 घंटे के अंदर 2 बार खा सकते हैं, इस तरह की बातें? ना, अभी मैंने जो डाइट बताया वो एक्चुअली अर्बन पीपल के लिए है, जैसे हम लोग हैं, आप लोग हैं जो सिटीज में रहते हैं। बट जिनका आउटपुट ज्यादा है, उनका रिक्वायरमेंट थोड़ा ज्यादा होगा। तो दे कैन टेलर देमसेल्व्स अकॉर्डिंग टू दैट, उसके अनुसार मिला सकते हैं। लेकिन फिर भी उसमें भी ये सब जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं, जैसे कि नंबर 1 बाहर का खाना पीना आजकल हर जगह मिलता है। नंबर 2 चीनी का सेवन, और चावल भले में भी आपको बाकी चीज़ खरीदने में दिक्कत होता है, चावल खाने से भी उससे अच्छा, क्योंकि रूरल एरियाज में आप ये हरी भरी सब्जी बहुत मिलेगी, तो उसका सेवन करने से ठीक है, ज़्यादा अच्छा रहेगा।
अच्छा, तो अब जानते हैं, जैसे कि हम बात कर रहे हैं कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ के बारे में। आपने अब जो बताया वो है बीमार होने से पहले खुद को कैसे बचा कर रखे, ये बीमारी ना हो इसीलिए, या फिर और कोई बीमारी ना हो इसीलिए। तो जिनको हो गया इस सब की बीमारी और उनसे समस्याएं हो रही है और उनको हृदय की रोग होने का भी बहुत ज़्यादा चांसेस है, तो वो क्या करे और किस तरह से खान पान ध्यान रखे, या फिर जीवन शैली ही सही, या फिर अपने प्रिवेंटिव मेजर्स क्या लें? सबसे पहले तो एक्चुअली क्वांटिफाई करना पड़ेगा कि एग्जैक्टली उनको प्रॉब्लम कितना है। अच्छा। तो उसके अनुसार एक्चुअली थेरेपी में ऑलरेडी इंक्लूडेड रहता है, हम लोग उसके अनुसार एडवाइस दे देते हैं। जैसे कि अगर किसी को हार्ट अटैक हुआ लेकिन हार्ट फेलियर नहीं हुआ, दूसरा है हार्ट अटैक हुआ और हार्ट फेलियर, तो दोनों में अलग होता है। अगर कोई पेशेंट हार्ट फेलियर होगा टाइमली, जिसका ट्रीटमेंट हो गया हो, ही कैन ऑलमोस्ट लिव नॉर्मल लाइफ। हाँ, लेकिन उनको तेल का मात्रा, दारू, सिगरेट, फिर जो मैंने बाहर के सामान को नहीं खाना है, जी जी। पानी अच्छा से पीना है, रेगुलर थोड़ा एक्सरसाइज कीजिए, वो सब थोड़ा, बट एक्चुअली इट्स वेरी सिंपल, आपको बस थोड़ा डिसिप्लिन होना है। ऐसे सुबह उठ के धूप में पत्थर तोड़ने का तो है नहीं, क्योंकि बहुत लोग एक्चुअली इतने इजी लाइफ जीते हैं कि उनको ये सब करना भी बहुत तकलीफ लगता है। तो आई थिंक वहाँ पे उनको थोड़ा समझना पड़ेगा। अच्छा। कि ऐसा कोई तकलीफ नहीं। तो अगेन 21 डेज से 1 महीना जब कोई कर लेता है रेगुलरली, फिर उसको आराम लगने लगता है। अच्छा। ना जो हार्ट फेलियर में है उनको हम लोग समय के साथ सिखाते हैं कि आप कैसे धीरे धीरे खुद को नॉर्मली लाएं, क्योंकि उनका हार्ट का पंपिंग पावर को देखना पड़ता है। हम सडनली उसको आप जाइए बैडमिंटन खेलिए नहीं कर सकते हैं। जी जी। तो दोनों में अलग आएगा। एंड आपका खान पान डिपेंड करेगा कि आपको डायबिटीज़ है, आपको ब्लड प्रेशर है कि नहीं, कोलेस्ट्रॉल कैसा है। जैसे अगर डायबिटीज़ है तो डायबिटिक डाइट थोड़ा सिखाया जाएगा। ब्लड प्रेशर है तो नंबर 1 तो आपको पता है नमक कम करने के लिए बोला जाएगा। मीट और अल्कोहल एब्सोल्युटली मना किया जाएगा। लेकिन कभी कभार जैसे मैंने कहा, इट्स ऑल अबाउट बैलेंस, बिकॉज नथिंग इज़ परफेक्ट। हम ये नहीं कहेंगे कि अब बिल्कुल मत खाइए मीट, एकदम ऐसे नहीं। हम लोग को इसलिए बोलना पड़ता है क्योंकि बहुत लोग को अगर हम परमिशन दे दें, फिर वो लोग आउट ऑफ बाउंड्स खाते हैं, कंट्रोल में नहीं खाते हैं। स्पेशली गांव वालों को ये थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन उन लोग को बोले मत खाओ तो खाने से भी हल्का सा ही खाएगा। बट जो समझदार है, हु हैव कंट्रोल, तो उन लोग को हम लोग समझा देते हैं, जैसे कि हाँ आप खाइए 2 हफ्ते में 1-2 बार खाइए, नो प्रॉब्लम, लेकिन डेली नहीं खाना। बिकॉज एक चीज़ आप समझ के रखिए, आप बीमार क्यों है, क्योंकि आपने आपका बदन का ख्याल नहीं रखा। और बदन क्या है, एक मशीन की तरह है ना। पुर्जे होते हैं, पार्ट्स होता है, जस्ट लाइक अ मशीन। तो कोई ना कोई पार्ट में असर ज़्यादा पड़ रहा है। तो इसलिए व्हाट यू डू, मेंटेनेंस करना है। गाड़ी का जैसे करते हैं, मेंटेनेंस कीजिए तो ज़्यादा लास्ट करेगा, वही बात है। तो इस बात को समझना पड़ता है। अच्छा सर, कौन कौन से उम्र के या फिर महिला या पुरुष में से किन को ज़्यादा कार्डियोवास्कुलर डिजीज जैसी जो हृदय रोग होने का चांसेस होते हैं? ऐसे तो देखा जाए तो हृदय रोग एक्वायर्ड और कंजेनिटल हेरिडिटी, माने जो फैमिली में होता है या जो जन्म के साथ साथ होता है, कंजेनिटल, उस पर ब्रॉडली डिवाइड किया जाता है। लेकिन जो कॉमन आजकल हार्ट अटैक हो गया, हार्ट फेलियर हो गया, वो सबसे कॉमनली मेल्स में होता है। और वो भी मे बी अराउंड 35 to 40 के बाद। उसका फीमेल्स में भी होता है, बट ये हार्ट अटैक फीमेल्स में यूजुअली रेयरर है, बिकॉज आप लोग का जो ईस्ट्रोजन होता है स्पेशली रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में, इट्स प्रोटेक्टिव अगेंस्ट हार्ट अटैक। अच्छा। तो फीमेल्स में इट्स वेरी वेरी रेयर, बहुत रेयरली होता है। अच्छा। और उनको हो रहा है मतलब कोई सेकेंडरी कॉज होता ही है, बट इवन अदरवाइज मोर और लेस एक बार होने के बाद ट्रीटमेंट इज द सेम। तो अगर आप ब्रॉडली पूछें तो हार्ट डिजीज, एक्वायर्ड हार्ट डिजीज, यानी जो बाद में डेवलप होता है, जो इनिशियली बचपन में नहीं होता है, जन्म होने के बाद, अच्छा, वो मेल्स में ज़्यादा है, मर्दों में ज़्यादा होता है। अच्छा सर, लक्षण क्या क्या होंगे कि आपको उस तरह के दिल से, हृदय से जुड़े कुछ समस्या हो रही है, तो किन बातों का ध्यान दे हमारे श्रोता? जैसे कि सबसे पहले चेस्ट पेन, कोई भी चेस्ट पेन हो आपको, चेस्ट पेन या इवन अपर एब्डोमिनल पेन भी हो, तो आपको एक्चुअली ज़्यादा सोचना नहीं है, तुरंत जाके दिखा लेना है। तो ECG और कुछ टेस्ट होता है, करके उसको देखा जाता है। क्योंकि अगर किसी को पेन, अगर मैं बोलूँ कि आप आधा घंटा तक दर्द होना है, दर्द इधर से उधर फैलना है, पसीना आना है, ऐसे होना है, तो इतना एक्चुअली लोगों को ये बात समझने और हजम करने और को इंटरप्रेट करने में बहुत मुश्किल है जी।
बस ये नॉलेज होना है कि चेस्ट पेन हो रहा है भाई, लेट नहीं करने का, एक बार जाके दिखाओ। एंड बेस्ट इज विद इन 3 आवर्स दिखाइए, क्योंकि आजकल हर जगह ऑलमोस्ट इवन इन आवर ईटानगर कैपिटल कॉम्प्लेक्स में भी हर जगह ईसीजी वगैरह होने लग गया है। दूसरी बात, अगर आपको रिस्क फैक्टर है, डायबिटीज है, पहले से कोई बीमारी है, एग्जैक्टली जो रिस्क फैक्टर के बारे में बात की, तो उसमें तो डिले करने का ही नहीं, अब तुरंत जाके दिखा देना। अच्छा। और अगर पेन बहुत सीवियर है, जिससे आप सांस भी नहीं ले सक रहे हैं, बैठे बैठे एट रेस्ट हो रहे हैं, दो टाइप ऑफ पेन हो सकते हैं। एक है जो आप काम करते वक्त हो, एक होता है जो आप बैठे बैठे हो रहा है। जो बैठे बैठे हो रहा है विच इज लास्टिंग मोर देन 20 to 30 मिनट्स ना, दैट इज वेरी रिस्की। आप समझ गए ना, बैठे बैठे पेन नहीं होना है किसी को। हम लोग बैठते कहाँ होता है, नहीं होता है। बैठे बैठे आप कुछ नहीं कर रहे हैं, दिन हो, रात हो, शाम हो, आप बैठ रहे हैं, तब पेन होने लगा, आराम नहीं मिल रहा, आधा घंटा ऐसे था, और दिमाग नहीं लगाने का, तुरंत जाके हॉस्पिटल दिखाना ही है। दैट इज द बिगेस्ट मिस्टेक विच पीपल में जो लोग गलती करते हैं। और इस चैनल के माध्यम से मैं ये बता देना चाहता हूँ कि चेस्ट पेन अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट के लिए आपको समय पे आना है। एक समय निकल जाने के बाद अब आएंगे, ट्रीटमेंट ज़रूर होगा, लेकिन आउटकम अच्छा नहीं रहता है। यू विल सर्वाइव, मे बी यू विल सर्वाइव, लेकिन आपका जो लॉन्ग टर्म सर्वाइवल है, या फिर आपका जो डे टू डे क्वालिटी ऑफ लाइफ है, या फिर एक्टिविटी है ना, तो उस पर असर कर जाता है। लेकिन आप टाइमली आएंगे। सपोज मैंने जैसे शुरू में आपको बताया, हार्ट अटैक हुआ, हार्ट फेलियर नहीं हुआ, हार्ट अटैक हुआ, हार्ट फेलियर हुआ, तो ऑब्वियसली जिसको हार्ट अटैक के साथ हार्ट फेलियर हुआ, उसका हार्ट ज़्यादा खराब हो जाता है। जिसको हार्ट अटैक हुआ, समय पे दिखाया, वो ठीक ठाक ट्रीटमेंट कर लिया, फिर ऑलमोस्ट आई कैन लाइक नॉर्मल लाइफ ही जीता है। ऐसे बहुत लोग। अच्छा सर, अब ट्रीटमेंट में आप लोग क्या करते हैं, किस तरह के जिनको होकर हार्ट ट्रीटमेंट में बहुत सारे मॉडलिटीज़ हैं। बेसिकली मैं हार्ट अटैक का आपको बता देता हूँ। इस हार्ट अटैक में होता क्या है, हमारे हार्ट के अंदर में जो खून की नली है, जैसे पानी का पाइप होता है, बहुत छोटा छोटा होता है, तो उसमें ब्लॉक आने लगता है। तो 100% ब्लॉक होता है, किसी में 80-90%, जिस प्रकार का भी ब्लॉक। तो ब्लॉक आने पर क्या होता है, वो पर्टिकुलर एरिया जहाँ पे वो सप्लाई करता है वो खून की नली, वो डैमेज होने लगता है। उसको डैमेज होने से पहले हम लोग दवाई देके उसको खोल लेते हैं। तो खोलने का 2 तरीका है, एक दवाई से, दूसरा हम लोग देयर समथिंग आप लोग ने सुना हो एंजियोप्लास्टी। अच्छा। जिसमें हम लोग वायर डाल के ब्लॉक को खोल देते हैं। तो उससे क्या होता है, तुरंत ब्लड सप्लाई रिस्टोर हो जाता है, उसको फिर से वो एरिया जहाँ ब्लॉक था फिर से उसको ब्लड मिलता है, तो वो एरिया सर्वाइव कर जाता है, बस। अच्छा, किन का दिल का भी कुछ चेंज करना पड़ता है सर, वो क्या केसेस है, किस लिए किया जाता है? एक्चुअली अभी बहुत अलग अलग किस्म के टाइप्स के प्रोसीजर्स होते हैं। किसी को जैसे कि पेसमेकर लगाना पड़ता है, जी वही। जिनका हार्ट रेट बहुत कम हो गया, वो इवन हार्ट अटैक के बाद भी होता है किसी का फिर बहुत साल, ये जैसे हमारा रूम है उसमें दरवाज़ा होता है, तो हार्ट में 4 रूम होता है, 4 रूम होता है, 4 दरवाज़ा, तो दरवाजे को वैल्व्स बोलते हैं। तो किसी का इन्फेक्शन हो के या कोई कारण हो, वैल्व्स ख़राब होने लगता है, तो उस पर ओपन हार्ट सर्जरी करके हम लोग वैल्व्स को हटा के, दरवाज़ा को हटा के नया दरवाज़ा लगा देते हैं, उसको ओपन, तो उसको वैल्व रिप्लेसमेंट सर्जरी बोलते हैं। तो उसी प्रकार हमारा जो हार्ट है उसके कपड़े होते हैं 2 लेयर, पेरिकार्डियम बोलते हैं। कभी कभी वो थिक हो जाता है, बहुत सारा कारण, उसमें एक ट्यूबरक्लोसिस भी है, तो फिर उसको ओपन हार्ट से उसको हटाना पड़ता है। फिर वैसे तो बहुत सारे हैं, तो हार्ट ट्रांसप्लांटेशन तो आपने सुना ही होगा, जिसका हार्ट फेलियर का कोई मेडिकेशन से इम्प्रूव ना हो, तो उनको एक ऑप्शन ये रहता है। और हमने शायद शुरू में इसके बारे में बात नहीं की, लेकिन अब मैं पूछना चाहूँगी कि जिनको हृदय रोग की समस्या हो जाती है रिस्क फैक्टर के बाद, उन्हें जीवन में आगे में क्या क्या समस्याओं को झेलना या फिर सामना करना पड़ सकता है, किस तरह की समस्या? उनको सबसे जो कॉमन समस्या ये होता है, जो आप पॉजिटिवली ले तो समस्या नहीं, एक नंबर 1 ये कि हॉस्पिटल विजिट्स बढ़ जाता है। अच्छा। क्योंकि रेगुलर हॉस्पिटल विजिट करना पड़ता है। सेकेंड, फाइनेंशियल बर्डन थोड़ा आता है, क्योंकि रेगुलर मेडिकेशन पे रहना पड़ता है। थर्ड, क्वालिटी ऑफ लाइफ पे थोड़ा असर आता है, स्पेशली अगर वो ज़्यादा बीमार हो तो। जैसे आप मान लीजिए किसी को स्ट्रोक हो गया, पैरालाइज हो गया, तो ऑब्वियसली कहीं जाना है, कुछ करना है, वो नहीं कर पाते, तो प्रोडक्टिविटी एंड उसका इफेक्टिवनेस कम होने लगता है। अच्छा।
तो यू कैन से वैल्यू इन सोसाइटी जो हम लोग बोलते हैं वो कम होने लगता है। बट फिर बहुत लोग ऐसे हैं जिसको इसको कुछ मानते नहीं, इसको मानते हैं कि जस्ट पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है। सुबह उठ के हम ब्रश करते हैं तो सुबह उठ के दवा खा लेंगे, उसमें क्या है। इट्स ऑल अबाउट योर पॉजिटिविटी एंड हाउ यू मोटिवेट योर सेल्फ। जैसे कि बहुत लोगों का तो बहुत हालत खराब है कि तो वो लोग बचते ही नहीं ज़्यादा दिन, तो दैट इज़ वेरी सैड। लेकिन अगर आप टाइमली ट्रीटमेंट कराएंगे, मेडिकेशन पे रेगुलर रहेंगे, तो आप बहुत आगे तक नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। और मैं अभी यहाँ आके मेरा ऑलमोस्ट 5 साल हो गया, मैं देखा हूँ लकीली हम लोग बहुत लोगों को मदद कर पाए हैं जिनका हार्ट फेलियर होने के बावजूद आज के दिन में दे आर डूइंग वेरी वेरी वेल। एंड दैट इज़ बिकॉज वो लोग धीरे धीरे बात को एक्सेप्ट करते हैं। जैसे हार्ट के बीमारी ये सब में होता है क्या है प्रॉब्लम, आपको मेडिकेशंस बहुत बार लाइफ टाइम भी खाना पड़ता है। बहुत लोग शुरू में 3-4 महीने बाद बोर हो जाता है और इम्प्रूवमेंट होने के बाद और बोर हो जाता है, वो चाहता नहीं। तो हम लोग काउंसल करते हैं, समझाते हैं। और बहुत लोग क्या करते हैं, छोड़ देता है और कंडीशन ख़राब होता है, फिर बाद में दवा लेते हैं तो इम्प्रूव कर जाता है। देन दे स्टार्ट बिलीविंग। तो उन लोग को भी एक स्पेस हम लोग देते हैं, बिकॉज अल्टीमेटली दवाई खाना उनको है, दिल उनका है, पैसा खर्चा उनका है। तो दे हैव टू एसिमुलेट एंड अंडरस्टैंड कि ये हमको ज़रूरी है। जब ये बात धीरे धीरे समझ में आ जाते हैं उनको, फिर कोई दिक्कत नहीं रहता है। अच्छा। एंड दे रियली डू वेरी वेल इन लॉन्ग टर्म। धीरे धीरे जागरूक होते जा रहे हैं। जी एग्जैक्टली। जी, इसके अलावा मैं आपसे जानना चाहूँगी कि हाल ही में स्वास्थ्य से जुड़े जो साइंस है, जो विज्ञान है, उस पर कुछ नया बात आपको पता लगा है जिसे आप हमारे श्रोताओं से बांटना चाहेंगे? एक 2 बात है। नंबर 1 एक है आपका फास्टिंग। ये देखा गया है कि एक्चुअली फास्टिंग इज कमिंग अप इन अ वेरी बिग वे, स्पेशली जो लोग इतना सिक नहीं है। क्योंकि मैंने जैसे बताया फास्टिंग के जो बेनिफिट्स हैं, अलग अलग किस्म के फास्टिंग, इंटरमिटेंट फास्टिंग, 36 आवर्स फास्टिंग, 20 इन करना चाहिए। क्योंकि एक्चुअली उसी समय आपके बॉडी को एक्चुअल रेस्ट मिलता है लगातार खाने से। एग्जैक्टली व्हेन यू स्लीप एक्चुअली दैट इज नॉट रेस्ट, दैट इज वन जस्ट सेकेंडरी फॉर्म ऑफ रेस्ट। बिकॉज आपके सेल्स तो काम कर रहे हैं, टिश्यूज तो काम कर ही रहे हैं, वो मॉलिकुलर लेवल में माइटोकॉन्ड्रियास होते हैं और सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। लेकिन जब आप फास्टिंग करते हैं तो बॉडी को एक्चुअली ट्रूली रेस्ट मिलता है। तो ये देखा गया है कि जो न्यू एक्टिव सेल्स, स्टेम सेल्स का मात्रा बढ़ने लगता है, जिससे मैंने बताया कि कैंसर सेल्स वाइप आउट होने लगते हैं। सेकेंड, जब आप ये करते हैं लो इंसुलिन लेवल होने लगता है। अगेन उससे क्या होता है, कैंसर सेल्स को क्या है, उसको बहुत ग्लूकोज चाहिए होता है। तो इंसुलिन कम होने से ग्लूकोज लेवल ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, तो जो कैंसरस सेल्स हैं वो डेड हो जाते हैं। नंबर 3, इम्यूनिटी बढ़ता है। नंबर 4, ग्रोथ हार्मोन, जो बहुत ही पॉजिटिव हार्मोन है बॉडी का, उसका मात्रा बढ़ने लगता है। तो इस सब से ये देखा गया है कि ओवरऑल फास्टिंग इज़ वेरी वेरी गुड और आपको प्रॉपरली करना चाहिए, पानी का मात्रा मेंटेन करके। अभी सेकेंड जो दुखद अवस्था है, जो अच्छी बात नहीं, ये है कि हम लोग आप देखते हैं कि हमेशा प्लास्टिक ही यूज़ करते हैं। अभी हाल ही में काफ़ी स्टडीज़ रिलीज हुए हैं और शायद और आने को है। देयर इज समथिंग कॉल्ड माइक्रो प्लास्टिक्स, मतलब हमारे ब्लड में अब प्लास्टिक का मात्रा आने लग गया है, विच इज़ वेरी वेरी बैड। एंड उसका अभी प्रॉब्लम ये होगा कि आप जैसे हार्ट का ब्लॉक वगैरह तो खोल लेते हैं, लेकिन प्लास्टिक अगर आ जाए तो उसको खोल पाएंगे कि नहीं, ये एक बहुत बड़ी समस्या होगी। इसलिए हम लोग को बहुत केयरफुल रहना होगा। इसलिए मैं बोल रहा था जैसे आपको एक कैजुअल डिस्कशन में कि हम लोग को जो पैकेट फुड है ना, वो जितना हो सके अवॉइड करना है। अच्छा, या फिर कम से कम खाइए, और खाने से भी आप लिमिट में खाइए और अननेसेसरी यूज़ नहीं करना चाहिए बाहर का प्रोडक्ट्स। मैं उनके अगेंस्ट में नहीं हूँ, बट अल्टीमेटली क्या है कि हम लोग को हेल्थ इज़ फर्स्ट। बाद में बीमार होने के बाद ऐसा नहीं कि वो लोग आपको कोई कंपनसेशन देगा या कुछ देगा, सब कुछ प्रॉब्लम आपका पर्सनल हो जाता है। तो ये 2 चीज़ है, फास्टिंग एंड ये माइक्रो प्लास्टिक्स। ये 2 चीज़ रिसेंटली जो थोड़ा सा अभी वैल्यू में आ रहा है, धीरे धीरे मोस्ट प्रोबेबली प्रैक्टिस में आ जाएगा फास्टिंग। अच्छा। एंड माइक्रो प्लास्टिक्स का अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर रिंचिन दोरजी मेघेजी जी, जो कि आपने आज हमारे कृषि जगत के श्रोताओं को स्वास्थ्य से संबंधित इतनी अच्छी जानकारी दी। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर रिंचिन दोरजी मेघेजी, कार्डियोलॉजिस्ट, तोमो रिबा इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल साइंस, नाहरलगुन में, और इन्होंने हमें आज स्वास्थ्य से संबंधित हृदय रोग के बारे में जानकारी दी और इससे कैसे बचा जा सकता है उस पर जानकारी दी। तो इसी के साथ आज की कृषि जगत में बस इतना ही। अब मुझे यानी कि केन्यूम आंगो को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।